हाय एवरीवन, वेलकम टू जेआर ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग की स्टडीज है ना, आप लोग बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी आप लोग। और एक चीज इंपॉर्टेंटली मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखो यार, अब आपका फर्स्ट सेमेस्टर यानी मिड टर्म एग्जाम जिसको बोलते हैं, जो दिवाली के जस्ट पहले होता है, वो काफी नजदीक आ चुका है। तो यार आप लोग अपना पढ़ाई का जो स्पीड है ना, वो थोड़ा सा बढ़ा दो। ऑलरेडी आप सभी के लिए हमने हर सब्जेक्ट को पढ़ा के रखा हुआ है, उसके वीडियोस अवेलेबल करके रखे हुए हैं। तो आप लोग बस सर्च करोगे तो भी आपको मिल जाएगा, या तो हमारा प्लेलिस्ट है, आपको पता है हर सब्जेक्ट का हर चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। प्लेलिस्ट भी बहुत बड़ा है क्योंकि हर स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए हर सब्जेक्ट हमने कवर किया है, तो बहुत बड़ा प्लेलिस्ट है हमारा। उसको स्क्रॉल करते रहो, आपके कई सारे वीडियोस आपको देखने मिल जाएंगे, या तो आप डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करोगे तो भी मिल जाएगा। तो अच्छी तरीके से मन लगा के बस इतना बोलूंगा कि पढ़ाई करते रहो यार, मेहनत अपने एंड से करते रहोगे, डेफिनेटली सफलता प्राप्त होगी। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंटली, जैसे कि आप जानते हैं, प्रॉब्लम सेट हमारा चल रहा था मैथ्स 1 एंड मैथ्स 2 के लिए। तो मैथ्स 1 के काफी सारे चैप्टर्स के प्रॉब्लम सेट हमने करा दिए। मैथ्स 2 का जो प्रॉब्लम सेट करंटली हमारा जो चल रहा था, जिसके वीडियोस कंटिन्यूअसली हम अभी फिलहाल में बना रहे हैं, जो कि था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर का, काफी बड़ा प्रॉब्लम सेट है। तो इसका प्रॉब्लम सेट 5 का हम लेकर आ गए हैं लेक्चर नंबर 10, यानी कि 10वां लेक्चर लगातार पढ़ा रहे हैं। हर दिन 2-2 3-3 क्वेश्चन ही करा रहे हैं, लेकिन बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं यार। एक एक क्वेश्चन को कराने में 10-10 15-15 मिनट लग रहा है, लेकिन आप सोच सकते हो कि वो क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो आज भी दो क्वेश्चन नंबर 18 एंड 19 आपके लिए लेकर आया हूं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करेंगे, इसके सॉल्यूशन को देखेंगे, किस प्रकार ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग बस अच्छी तरीके से ध्यान से देखते रहना। साथ में आप नोटबुक और पेन लेके बैठ सकते हो हमारे साथ प्रैक्टिस करने के लिए, या तो वीडियो देखने के बाद जरूर से प्रैक्टिस कर लेना। साथ ही में इंस्टाग्राम अगर आप यूज करते हो तो हमें फॉलो कर लेना, वहां पे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और साथ ही में हमारा एप्लीकेशन है जेआर ट्यूटोरियल, उसको डाउनलोड कर लेना, इंस्टॉल करके लॉगिन हो जाना। वहां पे एक पेड बैच भी चल रहा है, अगर आप पेड बैच में इंटरेस्टेड हो, मन लगा के अच्छे तरीके से कंसेप्ट के हिसाब से और बेहतर तरीके से पढ़ना चाहते हो, तो हमारा एक पेड बैच है विश्वास बैच, वहां पे जा सकते हो। अदरवाइज बाकी आपके लिए कई सारे फ्री नोट्स एंड बाकी चीजें अवेलेबल है, तो उसको भी आप देख सकते हो जाके, ठीक है? जरूर से चले जाना, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, इसको स्टडी करेंगे हम लोग। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, फाइंड द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। हमको बताना है कि कौन सा टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, अगर उसके पॉइंट्स दिए हुए ए बी सी डी। 4 कोऑर्डिनेट्स है तो ऑब्वियसली कोई भी चीज बन सकता है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो 4 कोऑर्डिनेट्स एबीसीडी दिए, तो या तो वो स्क्वायर भी बन सकता है, या तो वो रेक्टेंगल भी बन सकता है, या तो कोई एक पैरेललोग्राम भी बन सकता है, वो या तो रोम्बस भी बन सकता है। तो देयर आर सो मेनी पॉसिबिलिटीज कि वो कुछ भी बन सकता है। लेकिन वो पॉसिबिलिटीज क्या है, वो कैसे पता लगेगा, अगर हम हर एक लाइन का, क्योंकि आप देखोगे तो एक पॉइंट आपको ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है, चौथा डी है, ठीक है ना? तो ये कुछ भी बन सकता है। तो इसमें क्या है, 4 लाइन जुड़े हुए, यानी एबी को अगर मैं जोड़ दूं तो एक लाइन बन गया एबी, बीसी को जोड़ दूं तो बीसी बन गया, सीडी को जोड़ दूं सीडी बन गया, एडी को जोड़ दूं तो एडी बन जाएगा, यानी देयर आर 4 लाइंस। तो हर लाइन का मैं क्या करता हूं, स्लोप निकालता हूं, कि हमको पता चलेगा कि भैया किसका किसका स्लोप आ रहा है। और अगर मान लो कि किसी 2 लाइन का स्लोप सेम आ गया, मतलब वो दोनों लाइन एक दूसरे को पैरेलल होंगे, और पैरेलल होंगे तो कहीं ना कहीं वो पैरेललोग्राम बन सकता है। तो चलिए ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे स्लोप ऑफ एबी का निकालते हैं, ठीक है ना? तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं स्लोप ऑफ एबी, स्लोप ऑफ एबी। अब मुझे पता है स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है ना? ये फॉर्मूला हर बार आप डाल सकते हो, नहीं डालेंगे तो भी चलेगा, लेकिन एक बार तो रिप्रेजेंट करना है आपको। दिस इज द स्लोप लाइन फॉर्मूला। AB निकाल रहे हैं तो ये मेरे लिए हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। y2 माइनस y1 है, मतलब ये -7 माइनस ऑफ -2 हो जाएगा। तो -7 माइनस ऑफ -2 यानी +2 हो गया, डिवाइड बाय x2 माइनस x1, ये x2 है तो -3 माइनस x1, x1 कितना है -4, यानी +4 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो दोस्तों, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है? चलो, -7 + 2 यानी कि -5 होल डिवाइडेड बाय -3 + 4 इज नथिंग बट 1। तो इसका आंसर आ गया -5। एक चीज आ गया, यहां पे मैं एक लाइन खींच देता हूं इस प्रकार से, ठीक है? यहां पे भी एक लाइन पार्टीशन करने के लिए खींच देता हूं, ठीक है? इतना समझ में आ गया आप लोग को ये चीज। चलो अभी दूसरे लाइन का स्लोप निकालते हैं, इसके लिए कलर चेंज करता हूं। ये हो गया मेरा पहला वाला, दूसरे के लिए निकालूंगा स्लोप। तो स्लोप ऑफ पहला लाइन मैंने क्या लिया, ए बी लिया, अब दूसरा बी सी लेता हूं, तो बी सी लेता हूं, स्लोप बी सी। इसके लिए भी सेम फॉर्मूला, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप लिख सकते हो। तो y2 माइनस y1, बी सी निकाल रहे हो, तो ये मेरा x2 y2 है, तो y2 मतलब -2 है मेरा यहाँ पे, माइनस ऑफ y1 इसके लिए मतलब b का ये, तो -7 मतलब +7 हो गया, अपॉन x2 माइनस x1, x2 यहाँ पे 3 रहेगा, 3 माइनस -3 मतलब 3 माइनस ऑफ -3 मतलब 3 + 3 हो गया। 7 - 2 इज 5 अपॉन 3 + 3 कितना होता है, 6 होता है, 5/6 आ रहा है। तो यहां पे जो स्लोप आ रहा है बीसी का, वो क्या आ रहा है, 5/6 आ रहा है, ठीक है? तो ये हो गया हमारे दूसरे लाइन का स्लोप। अब मैं एक और ले लेता हूं, मान लो यहां पे मैं ले रहा हूं थर्ड, तीसरा लाइन क्या बनेगा,
पहले ए बी बनाया, फिर बी सी बनाया, फिर सी डी बनाता हूं, तो स्लोप निकालता हूं मैं, स्लोप ऑफ सी डी। स्लोप ऑफ सी डी अगेन वही फॉर्मूला, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 क्या रहेगा सी डी के लिए, y2 मतलब 3 माइनस ऑफ माइनस 2, तो 3 माइनस ऑफ माइनस 2 यानी 3 प्लस 2 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, बराबर। स्लोप का फॉर्मूला यही होता है ना, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो x2 कितना है यहां पे मेरा 2 माइनस 3, चलिए 2 माइनस 3, तो कितना हो जाएगा 3 प्लस 2 इज 5 अपॉन 2 माइनस 3 इज -1, तो ये हो जाएगा -5, तो ये आ गया आपका -5। ठीक है, तो स्लोप ऑफ सी डी हमने निकाल लिया जो कि -5 आ गया। अब यहां पे मैं एक और चीज निकालने की कोशिश करूंगा जो कि है चौथा। क्या निकलेगा, ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया, सी डी भी निकाल दिया। अब ए मतलब पहला वाला और लास्ट वाला यानी ए डी, तो स्लोप ऑफ ए डी निकालता हूं। तो इसके लिए भी सेम फॉर्मूला, दैट इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसके लिए क्या बनेगा, देखो y2 माइनस y1 मतलब d है मेरा, y2 3 है इसके लिए, तो 3 माइनस y1 इसके लिए मतलब -2, तो 3 माइनस ऑफ -2 यानी 3 प्लस 2 होल डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। x2 कितना है 2 माइनस x1 कितना है -4, यानी कि हो जाएगा यहां पे +4। तो यहां पे आ जाएगा 3 प्लस 2 इज 5 और नीचे 2 प्लस 4 इज 6, तो 5/6 आ रहा है। ठीक है, तो यहां पे अगर आप देखोगे, अगर आप ये चारों को एनालाइज करो तो इससे आपको एक चीज क्लियर पता चल गया कि भैया जो मेरा स्लोप ऑफ ए बी आ रहा है जो कि -5 और स्लोप ऑफ सी डी आ रहा है वो भी -5 आ रहा है, मतलब स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ सी डी। तो मैं यहां पे मैं लिख सकता हूं, यहां पे मैं लिख सकता हूं देयरफॉर कि स्लोप जो है किसका ए बी का, वो किसके बराबर है भैया, स्लोप ऑफ ए बी वाला किसके बराबर है, स्लोप ऑफ सी डी के बराबर है जो कि -5 आ रहा है। तो स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ सी डी बोल सकते हो आप लोग। देयरफॉर क्या बोल सकते हैं कि जो मेरा लाइन रहेगा ए बी वो क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा। किससे रहेगा, लाइन सीडी से, क्योंकि जब भी कोई दो लाइन का स्लोप सेम आता है तो समझ जाना है वो दोनों लाइन एक दूसरे को पैरेलल है। तो ये एक पहला चीज हो गया। दूसरा चीज क्या बोल सकते हो, अगेन सिमिलरली, यहां पे लिखो सिमिलरली यहां पे आप देखो स्लोप ऑफ बीसी, जो स्लोप ऑफ बीसी है, स्लोप ऑफ बीसी जो है ये किसके बराबर है, 5/6 आ रहा है, इसका भी 5/6 आ रहा है एडी के, मतलब स्लोप ऑफ बीसी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ एडी। स्लोप ऑफ बीसी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ एडी, ये दोनों सेम आ रहे हैं। तो स्लोप ऑफ बीसी कितना है 5/6 है, वो भी 5/6 है। मतलब हम लोग इसके हिसाब से क्या बोल सकते हैं कि यहां पे हम लोग बोल सकते हैं कि जो लाइन मेरा बीसी रहेगा वो किसके बराबर रहेगा, लाइन एडी के। तो ये दोनों बराबर हो गए। इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 1 मान चुके थे, इसको आप इक्वेशन 2 मान चुके थे। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, ये दोनों से आपको क्या पता चल रहा है कि भैया एक लाइन दूसरे लाइन से पैरेलल है, दूसरा एक लाइन दूसरे लाइन से पैरेलल है। तो मान लो कि आपने एबीसीडी लाइन खींचा था, तो एक एबी का लाइन होगा, एबी का लाइन होगा, देखो इमेजिनेशन बताता हूं, एबी का लाइन होगा, एबी का लाइन किससे पैरेलल है, एबी का लाइन किससे पैरेलल है, सीडी से। तो पैरेलल है मतलब उसके सामने आ जाएगा सीडी, पैरेलल हो गया। वैसे ही दूसरा लाइन बीसी, ठीक है ना, एबी का लाइन सीडी से पैरेलल है, करेक्ट है, हाँ सीडी से, मतलब ये सी इधर लिख दो, सी इधर लिख दो, डी इधर लिख दो। एबी का लाइन सीडी से पैरेलल है, वैसे ही बीसी का जो लाइन है, ये बीसी का जो लाइन है वो किससे पैरेलल है, एडी से। तो एडी से पैरेलल, तो ये क्या बन रहा है, एक डब्बा बन रहा है जो कि जिसमें अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अपोजिट साइड्स क्या है, पैरेलल है। तो इसके अनुसार हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर कि ये जो एबीसीडी होगा, फाइंड द टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटर, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर एबीसीडी जो होगा ये क्या होगा, इज अ पैरेललोग्राम, यानी प्यार से ले लो, पैरेललोग्राम होगा। क्योंकि हम लोग ने अभी देख लिया कि भैया यहाँ पे जो भी अपोजिट साइड है वो एक दूसरे को पैरेलल है। तो हमें ये तो पता नहीं चला कि स्क्वायर है कि रेक्टेंगल है कि क्या है, लेकिन ये पता चल गया कि भैया अपोजिट साइड पैरेलल है, और अपोजिट साइड पैरेलल किस में होता है, पैरेललोग्राम में होता है। तो वो भी तो एक क्वाड्रिलेटरल ही होता है ना। तो हम लोग क्लियर कट यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 वी कैन से दैट एबीसीडी मस्ट बी अ पैरेललोग्राम। समझ में आ गया, क्लियर है, इजी क्वेश्चन था। तो उम्मीद करता हूं आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखो ऐसे क्वेश्चन के पूछने के चांसेस होते हैं दोस्तों, आप लोग को दिया जाएगा, जानबूझ के दिया जाएगा ताकि आप इसमें टाइम ज्यादा लो सॉल्व करने के लिए। लेकिन आप लोग को क्या करना है, टेंशन की जरूरत नहीं, कंसेप्ट आपने सीख लिया, अब बस आपको थोड़ा मेहनत करना है, मतलब प्रैक्टिस 1-2 बार कर लेना है, फिर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आने दो, कैसे भी आने दो, आप आराम से सॉल्व करके दिखा सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 19। व्हाट इज दिस क्वेश्चन, पढ़ो इसको। द लाइन सेगमेंट AB इज डिवाइडेड इनटू 5 कॉन्ग्रुएंट पार्ट। मतलब एक लाइन सेगमेंट है AB नाम का, तो पहले एक AB नाम का एक लाइन सेगमेंट ले लो, ठीक है।
ले लिया ए बी, इसका नाम क्या बोला आपने, ए से लेके बी, ठीक है, ये लाइन क्या है, ए बी है। अब ये ए बी जो है क्या बोल रहा है क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ए बी जो है इट इज डिवाइडेड इनटू 5 कॉन्ग्रुएंट पार्ट, मतलब ये लाइन जो है 5 बराबर हिस्सों में, कॉन्ग्रुएंट हिस्सों में डिवाइडेड है। तो इसका 5 हिस्सा करो, तो समझ लो एक हिस्सा ये हो गया, एक हिस्सा ये हो गया, एक हिस्सा ये हो गया, एक हिस्सा ये हो गया और एक हिस्सा ये हो गया, मतलब 1 2 3 4 6 हिस्सा हो गया देखो 5 करने का 6 हिस्सा हो गया, थोड़ा और बढ़ा देता हूं ना, ये 1 2 3 ये 4 ये 5, मतलब ये एक हिस्सा, द लाइन सेगमेंट इज डिवाइडेड इनटू 5 कॉन्ग्रुएंट पार्ट, तो 1 2 3 4 और ये 5 कॉन्ग्रुएंट हिस्से हो गए, मतलब पांचों के पांचों बराबर है, ठीक है। वो कॉन्ग्रुएंट पार्ट जो है वो क्या है, पी क्यू आर एस है, पी क्यू आर एस, ठीक है। तो लिख दो यहां पे कि जो पॉइंट होगा ये क्या होगा, दैट इज पी होगा, ये क्यू होगा, ये आर होगा और एस होगा। समझ में आ रहा है कैसे हुआ कि भैया एक लाइन सेगमेंट था ए बी, उसको मैंने 5 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर दिया। चाहिए तो आप 10 सेंटीमीटर का लाइन ले लो, 10 सेंटीमीटर को हर 2 सेंटीमीटर पे कट कर दो, तो आपका वो बन गया 5 हिस्सा। समझ में आ गया, ऐसे ही करना है आपको अपने नोटबुक में, और उसका नाम दे दिया मैंने पी क्यू आर एस, और पूरा लाइन क्या है, ए बी ए। अब आपको क्या बोल रहा है, सच दैट ए पी क्यू आर एस बी बन रहा है, ठीक है। इफ पॉइंट क्यू, क्यू का जो वैल्यू है वो दे रखा है, यानी क्यू का जो कोऑर्डिनेट है भैया वो दे रखा है 12,14, ठीक है ना। अच्छे से लिखते हैं इसको, थोड़ा 12,14 दे रखा है क्यू का, एस का दे रखा है 4,18, 4,18 एस का दे रखा है। हमें पूछा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पी आर बी, यानी जो चीज नहीं दिख रही, जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें नहीं दिख रहे, ए का नहीं दिख रहा है, पी का नहीं दिख रहा है, आर का नहीं दिख रहा है, बी का नहीं दिख रहा है, इसके कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करो। कैलकुलेट करने कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें कुछ चीज को मानना पड़ेगा, तो क्या मानेंगे, मान लो कि ये आपका पहला है ए, तो इसको मैं मान लेता हूं x1, y1, ये पूरा बी है तो इसको मैं मान लेता हूं x2, y2, ठीक है। मैंने क्या मान लिया, लेट ए का जो कोऑर्डिनेट्स है वो मैंने मान लिया x1, y1 एंड बी का मैंने मान लिया x2, y2 मैंने मान लिया। वैसे x1, y1 हो गया, या x2, y2 हो गया, उसी प्रकार आप इसको कुछ मान सकते हो और इसको भी कुछ मान सकते हो, लेकिन अगर नहीं मानोगे तो भी काम चल जाएगा, ऐसा कोई बहुत बड़ा ये नहीं है, ठीक है। मानना है तो मान सकते हो, इसको पी को मान लो आप, पी को क्या मानोगे, थोड़ा कलर चेंज करके करते हैं हम लोग, इसको पहले थोड़ा नीचे लेता हूं, रुको आप लोग को और अच्छे से समझाऊंगा, थोड़ा सा मैं नीचे ले लूं इसको, ठीक है, मैंने नीचे ले लिया। अब ध्यान देना, अब बच्चा पार्टी अच्छे से ध्यान देना, पी को मैंने मान लिया, पी को कुछ नहीं माना है तो इसको मैं मान लेता हूं x3, y3 मान लेता हूं, और क्या बच गया, r बच गया, तो r को मान लेता हूं x4, y4। समझ में आ गया, हर एक को मैंने कुछ ना कुछ मान लिया, ठीक है। क्या मान लिया, ए बी को ये मान लिया, पी को मान लिया x3, y3, और r को मैंने मान लिया x4, y4, ये मैंने मान लिया। चलो ठीक है, यहां पे लाइन खींच देते हैं पार्टीशन करने के लिए, यहां से इधर क्लोज कर दो और यहां से भी आप क्लोज कर सकते हो। चलो समझ में आ गया। अब धड़ाधड़ इसको सॉल्व करेंगे। कैसे करोगे, हमको निकालना है कोऑर्डिनेट्स किसके किसके, ए पी आर बी, ए पी आर बी, ये सबके कोऑर्डिनेट्स निकाल। अब अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चा, तो आपका जो आर पॉइंट दिख रहा है आपको, आर पॉइंट या फिर पी पॉइंट जो दिख रहा है, ये पी पॉइंट इन दोनों के बीच में है, यानी कि ए और क्यू के बीच में पी पॉइंट है। वैसे क्यू मेरा पी और आर के बीच में है, वैसे आर पॉइंट क्यू और एस के बीच में। तो हमें दो जो पॉइंट दिए हुए हैं वो कौन कौन से दिए हुए हैं, क्यू का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, एस का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, और इन दोनों के बीच में, क्यू और एस के बीच में बीचों बीच कौन है, आर। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि आर जो होगा वो मिड पॉइंट होगा, क्योंकि हर एक जो डिवीजन हुआ है वो बराबर हुआ है ना, तो ऑब्वियसली आर जो होगा, देखो ध्यान से, ये जो आर होगा इस आर क्यू और एस के बीच में होगा, एग्जैक्टली ये क्यू और एस के बीचों बीच आर होगा। तो आर क्या बन गया, इस क्यूएस का मिड पॉइंट बन गया, तो आर इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यूएस, आर इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यूएस। और ये क्यूएस का अगर ये मिड पॉइंट है तो यहां पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लग सकता है ना, तो हम लोग लगाएंगे यहां पे बाय मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या बोलता है, क्या बोलता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला बोलता है कि, देखो ध्यान से याद है कि नहीं, मिड पॉइंट फॉर्मूला कि x विल बी इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, y विल बी इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। यही हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला, याद है कि नहीं दोस्तों, यही सब चीज हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, करेक्ट है कि नहीं, याद आ रहा है कि नहीं, ये सब चीजें बहुत अच्छी तरीके से हमने ये पढ़ रखा है। अब यहां पे अगर आप देखोगे, मतलब इस चीज का आपको निकालना है आर के लिए, तो आर का आपका मिड पॉइंट निकाल रहे हो, तो आर क्या है आपके लिए, x4 y4 है, यानी कि ये जो कोऑर्डिनेट है ये आपका x4 है, ये आपका y4 है, और q आपका क्या है, q आपका 12 और 14 है, ये 4 और 8 है, तो डाल दो, यानी x4 इज इक्वल टू x1 प्लस x2, तो x1 इसके लिए 12 है
प्लस x2 इसके लिए 4 है, तो 12 प्लस 4 डिवाइड बाई 2 कॉमा y4 जो आएगा वो क्या आएगा y1 प्लस y2, तो y1 14 है, ये 18 है, तो 14 प्लस 18 डिवाइड बाई 2, बस देख के करना और कुछ नहीं। सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों फटाफट से। तो x4 विल बी इक्वल टू, देखो 12 प्लस 4 इज 16 बाई 2 यानी 8 कॉमा y4 कितना आ जाएगा 14 प्लस 8 इज कितना होता है 22 32 बाई 2 यानी 16, तो आपका वैल्यू आ गया x4 8 y4 16। क्या आ गया x4 कॉमा y4 का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया 8 कॉमा 16। यह आ गया आपका पहला पड़ाव। आपने क्या बना लिया x4 y4 यानी r का जो वैल्यू है, ये किसका आया आपका कोऑर्डिनेट्स, ये आपने r का निकाल लिया। कहां गया देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ a p r एंड b, तो आपने r का निकाल लिया। क्या आ गया 8 कॉमा 16 आ गया r का, समझ में आ गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं, आपने r का निकाल लिया। अब यहां पे आप देखोगे आपको r का कोऑर्डिनेट मिल गया, तो मैं छोटा सा कहीं पे ना यहां पे r का लिख देता हूं, जो कि हमने निकाल दिया है। क्या आया 8 कॉमा 16, ये हमने r का निकाल लिया, करेक्ट। अब आपके पास r भी मिल गया आपको, ठीक है। अब यहां पे अगर आप देखोगे r के निकालने के बाद आपको, अगर आप इन तीनों को देखो यानी p q r को देखो, लाइन p q r यानी इन तीनों को देखोगे तो आपका q जो है ये pr का मिड पॉइंट है। यहां पे देखो, अगर ध्यान से देखो यहां पे कि q इज मिड पॉइंट ऑफ p एंड r, p एंड r का मिड पॉइंट है, तो यहां पे मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकता हूं, मिड पॉइंट फॉर्मूला। यहां पे अगर मिड पॉइंट फॉर्मूला लगेगा तो ये किसके हिसाब से आएगा q के हिसाब से आएगा। तो q क्या है, q का x क्या है 12, क्योंकि फॉर्मूला तो वही है हमारा, दैट इज x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2 y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2, यही होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। यानी ये मिड पॉइंट है मेरे लिए, ये मिड पॉइंट है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा 12 इज इक्वल टू, यानी x इज इक्वल टू x1 प्लस x2, बट इसका x1 क्या है x3 है, तो x3 प्लस ये वाला r का, तो r का x4 क्या है मुझे पता है अभी 8 डिवाइड बाई 2, समझ में आ रहा है, कॉमा y इज इक्वल टू, तो y इसके लिए क्या है 14 है, तो 14 इज इक्वल टू 14, देखो ये y है ना, 14 इज इक्वल टू x1, तो इसके लिए सॉरी y1 क्या इसके लिए y3 प्लस इसका y जो कि है y4 का वैल्यू हमने निकाल रखा है यानी 16 डिवाइड बाय 2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, देखो 12 टू 24, ठीक है ना, 12 टू 24, 8 इधर आएगा, क्या हो जाएगा 24 माइनस 8 इज 16, तो आपका x3 का वैल्यू आ गया 16, ठीक है, कॉमा, ठीक है। यहां पे ध्यान से देखना है आप लोग को, ध्यान से देखना है, यहां पे y3 का वैल्यू आएगा 12 14 टू 28, 16 इधर आएगा, 28 माइनस 16 इज 28 में से 16 माइनस हुआ कितना बचेगा 12, तो ये आपका आ गया 12। क्रॉस चेक हम लोग कर लेंगे एक बार, तो आपका x3 और y3 का जो वैल्यू आ रहा है वो 16,12 आ रहा है, ठीक है ना, 16,12। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि ये x3 y3 किसका है, x3 y3 कोऑर्डिनेट किसका है p का, तो हमने ये p का भी निकाल लिया, p के जो कोऑर्डिनेट्स आ गए वो कितने आ गए 16,12, ठीक है ना, ये किसका है p का कोऑर्डिनेट है। एक मिनट, इसको मैंने ना गलत तरीके से लिखा था, आंसर सही था लेकिन ये r का था ना, r का कोऑर्डिनेट हमने निकाल लिया था 8,16, ये r का हमने निकाल लिया था, इसको बॉक्स बना दो चाहिए तो, r का 8,16 हमने निकाला था, वैसे ही p का हमने क्या निकाल दिया 16,12, 16,12 हमने क्या निकाल लिया p का निकाल लिया। तो कितने कितने निकल गए हमारे, चेक करो फटाफट से, कितने कितने निकल गए, निकालना कितना था और कितने निकल गए चेक करो। ये हमने निकाल दिया p वाला, मतलब हमारे पास r मिल गया, p मिल गया, r मिल गया, p भी मिल गया, p का भी जो मिल गया वो लिख दो 16,12 है, इधर छोटा सा लिख देता हूं मैं 16,12 लिख दिया मैंने, p भी मिल गया। अब क्या बच गया, सिर्फ और सिर्फ a बच गया, b बच गया, आपका a बच गया है और लास्ट का जो है दोस्तों वो p बच गया, करेक्ट है। तो सेम प्रोसीजर लगा देते हैं वहां पे भी, देखो अब आपको p पता है q पता है तो a भी निकल जाएगा, यहां पे मिड पॉइंट लगाएगा तो p इज द मिड पॉइंट, देखो यहां पे कलर ले लेते हैं ये वाला, तो p इज मिड पॉइंट, किसका मिड पॉइंट है p, देखो p किसका मिड पॉइंट है a और q का, a एंड q का, तो यहां पे भी लगेगा मिड पॉइंट फॉर्मूला बाय मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला। इसके अनुसार क्या होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला के अनुसार कि p का जो कोऑर्डिनेट है यानी 16 विल बी इक्वल टू x है ना, ये 16 विल बी इक्वल टू इसका x1 ही है उसका नाम, तो x1 ही है, प्लस इसका x2 जो कि है 12 डिवाइड बाय 2 रहेगा, कॉमा, ठीक है ना, फिर इसका y जो कि है 12, तो 12 विल बी इक्वल टू y1 प्लस y2, तो y1 तो यही है, y1 ही नाम है उसका, प्लस y2 कितना है इसके लिए 14, बराबर, तो 14 डिवाइड बाय 2, यहां से सॉल्व कर लोगे तो आपको x1 y1 का वैल्यू मिल जाएगा। तो x1 का कितना आएगा बताओ, 16 टू 32, 32 में से 12 गया यानी 20 आ जाएगा, ठीक है, कॉमा y1 विल बी इक्वल टू, y1 कितना हो जाएगा 12 टू 24, 24 और 24 में से 14 माइनस किया, 24 में से 14 मतलब 10,
तो x1 20 y1 10, तो मतलब ये किसका वैल्यू आया, x1 y1 किसका आया, a का आया। तो हमने ये a का भी कोऑर्डिनेट्स निकाल लिया जो कि है 20, 10 20, 10 जो है वो हमने आराम से वैल्यू जो है वो निकाल दिया। कितना इजी था, किसका आ गया, ये a का कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गया 20, 10। क्लियर, समझ में आ गया दोस्तों, कितना बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर दिया, मजा आ गया दोस्तों। 20, 10 आ रहा है, तो x1 y1 जो आ रहा है वो आपका कितना आ रहा है 20, 10। इसको भी छोटा सा आप कहीं पे लिख सकते हो, कितना आ रहा है ये 20, 10 आ रहा है। अब सिर्फ एक मात्र बच गया है जो कि है ये वाला। अब ये क्या मैं आपको होमवर्क दे सकता हूं ना यार, तो इतना तो मेरा हक बनता है यार आप लोग को इतना पढ़ाने के बाद कि आप लोग को ये बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, यानी x2 y2 का वैल्यू क्या आएगा, कोऑर्डिनेट क्या आएगा, ये आपको निकालना है। कैसे निकालना है, सेम आप s ले लो, तो s इज द मिड पॉइंट ऑफ r एंड b, s r और b का मिड पॉइंट है, जिसमें आपको दो वैल्यू पता है, तीसरा वैल्यू अपने आप पता चल जाएगा, डाल के इस प्रकार से सॉल्व करके निकालना है। तो ये आप लोग के लिए टास्क है। मैं चाहता हूं कि आप सभी बच्चे इस b के कोऑर्डिनेट्स निकाले, यानी x2 y2 निकाले। बाकी सब तो मैंने करा दिया, लेकिन x2 y2 आप लोग निकालो और फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चे ईमानदारी से रोज मेहनत करते हैं और ये ऐसे क्वेश्चन जो मैं होमवर्क के तौर पे देता हूं वो सॉल्व करते हैं। वैसे सभी चीज तो मैं करा ही रहा हूं, लेकिन फिर भी एक छोटा सा टास्क दे रहा हूं। मेहनत करना, नोटबुक पेन अभी निकालो, ये वीडियो के खत्म होते ही निकालो और देखो सॉल्व करो और निकालो कितना आ रहा है, और कमेंट करके तुरंत बता। सभी बच्चे का कमेंट आना चाहिए मुझे, ये मेरे लिए कर दो इतना बस, ठीक है, कर दोगे कमेंट। तो चलो फिर आज के लिए इसी के साथ ये हमारा लेक्चर और ये जो क्वेश्चन है यहां पे हमारा होता है एंड। बस एक या दो क्वेश्चन और रह गए इस प्रॉब्लम सेट के, तो वो भी आने वाले दिनों में कंप्लीट करा देंगे। तो आप लोग बस बने रहना हमारे साथ, प्यार देते रहना। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके जरूर से बता देना। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, और फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।